तो 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत हो गई है। आज लोकसभा में नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जा रही है। आज सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली, इसके बाद दूसरे बड़े नेताओं को शपथ दिलाई गई। शपथ लेने वालों में अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर और एचडी कुमारस्वामी मौजूद थे। शपथ दिलाने का सिलसिला अभी भी जारी है। बुधवार को नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, जबकि गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। वहीं शपथ ग्रहण से ठीक पहले पीएम मोदी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने विपक्ष से स्लोगन नहीं, जनता के हित के लिए सहयोग की अपेक्षा की है। पीएम ने कहा कि देश को जिम्मेदार विपक्ष की जरूरत है। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उसमें खरा उतरेगा। इधर विपक्षी दलों ने आज संसद परिसर में सोनिया गांधी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसद हाथ में संविधान की कॉपी लिए हुए थे और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति से नाराज थे। राहुल गांधी ने संविधान का मुद्दा उठाया और कहा कि हिंदुस्तान के संविधान को कोई शक्ति नहीं छू सकती। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने पकड़ा था। आपको लगता है आपका संदेश जाएगा? संदेश जा रहा है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती। सर वो कह रहे हैं कि कल काला दिवस है, कल इमरजेंसी की बात भी कर रहे हैं। और ये देखिए, कल यानी 25 जून को देश में आपातकाल के 50 साल पूरे हो रहे हैं। इसे लेकर भी पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा 25 जून ना भूलने वाला दिन है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। आपातकाल को लेकर पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। 100 बार यही बात बोलेंगे और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। वहीं लोकसभा में सांसदों के शपथ ग्रहण के दौरान नीट परीक्षा में धांधली का मुद्दा भी गूंजा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम जब शपथ ग्रहण के लिए बुलाया गया तो विपक्षी सांसदों ने नीट नीट शेम शेम बोलना शुरू कर दिया। विपक्षी पार्टियां नीट परीक्षा में धांधली को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही हैं। तो नीट परीक्षा विवाद को लेकर सियासत जोरों पर है और विपक्षी दल इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। एनएसयूआई ने आज नीट मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और संसद का घेराव करने के लिए निकले, लेकिन उन्हें बीच में ही रोक दिया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए थे, जिस पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता ने चढ़ने की कोशिश भी की।
नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। सीबीआई की टीम ने बिहार और गुजरात में जांच शुरू कर दी है। ज्यादा जानकारी के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं रोहन सिंह। तो रोहन, ये बताएं, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन किस तरह से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? जी आ रहा है। तो रोहन से हम सीधा जानकारी लेंगे और जिस तरह से लगातार हम अलग अलग तरह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ संसद में नीट का मामला गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं सड़कों पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और वहीं सीबीआई जांच की बात करें तो अब गुजरात और बिहार में सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है और वहां पर नीट परीक्षा में हुए धांधलेबाजी के तहत अब जांच भी शुरू की जा चुकी है। जो सीधी तस्वीरें हम आपको अभी फ्लैशेस दिखा रहे हैं वो साफ तौर पर यह बड़ा अपडेट है कि पटना ईओयू ऑफिस में सीबीआई की टीम पहुंच गई है। तो रोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो रोहन, बताएं, सीबीआई की तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है इस पूरे मामले में? जी, आज सीबीआई ने इस पूरे मामले का हैंडओवर ले लिया। सीबीआई की दो अलग अलग टीमें हम कहें, एक गुजरात के गोधरा गई और एक पटना आज पहुंची है और इस पूरे मामले की जो जांच है ऑफिशियली सीबीआई ने शुरू कर दी है। बिहार की जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है उससे पूरे जो सबूत है उसको उन्होंने हासिल किया है। इसके अलावा अब तक ईओयू जो है बिहार की, उसने 18 लोगों को अब तक अरेस्ट किया है इस पूरे मामले में। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि सीबीआई उनके ट्रांजिट रिमांड की मांग कर सकती है आगे के इंट्रोगेशन के लिए और उनसे कुछ लोगों को दिल्ली लाया जा सकता है और ज़्यादा पूछताछ के लिए। इसके अलावा कुछ और नए एफआईआर भी इस पूरे मामले में जो है सीबीआई दायर कर सकती है। कुछ सबूत जैसे कि जले हुए क्वेश्चन पेपर, सिम कार्ड, लैपटॉप, मोबाइल, इस तरह के सबूत का जो है हैंडओवर वो आज ले लिया गया है। इसके अलावा इस पूरे मामले में हजारीबाग से जो कनेक्शन जुड़ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि हजारीबाग का जो एक ओएसिस स्कूल है वहाँ से जब ट्रांजिट के दौरान ही क्वेश्चन पेपर को की जो बॉक्सेस है उसको किसी न किसी तरह से उसमें धांधली की गई थी। लेकिन हालांकि ये पूरी जांच का मामला है, इसमें आगे जांच होगी। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट आज हुआ है, एनटीए की समीक्षा के लिए जो कमेटी बनी थी उसकी आज पहली बैठक थी और सभी 7 सदस्य जो थे मौजूद थे। इसके अलावा जो डीजी एनटीए हैं वो भी इसमें मौजूद थे इस बैठक में और इसमें जो पूरा कामकाज है, पूरा मैकेनिज्म है एनटीए का, उस पर चर्चा हुई और आगे इसमें कैसे सुधार किया जाता है इस पर भी बातचीत हुई और आगे कई और बैठकें हम इसमें आने वाले दिनों में देखेंगे। शुक्रिया रोहन इस पूरे अपडेट के लिए। वहीं आरजेडी ने नीट पेपर लीक मामले में बिहार सरकार पर हमला बोला है। आरजेडी नेता मनोज झा ने नीट मामले में आरोपी की पत्नी की तस्वीर शेयर की है। उन्होंने कहा कि आरोपी संजीव मुखिया की पत्नी जेडीयू की नेता है और जेडीयू से चुनाव भी लड़ चुकी हैं। अब इस संजीव मुखिया ये कौन है, इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की जरूरत नहीं है। मैं आग्रह करूंगा अपने साथियों से तस्वीर दिखाएं। महापुरुषों के साथ तस्वीर है। इनकी पत्नी जदयू की बड़ी नेत्री है, चुनाव लड़ चुकी हैं। ये आपके समक्ष तस्वीर है। मेरे दोनों साथी आपको दिखा रहे हैं। कई बड़े बड़े नेताओं के साथ, कितनों के नाम लो। मैं ये कहना चाहता हूं जो किंग पिन है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों हो रही है, उसके बेटे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों हो रही है। तो नीट की परीक्षा को लेकर सिस्टम पर क्यों उठ रहे हैं सवाल, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में अभी राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगाने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 26 जून तक टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आ जाए फिर सुनवाई करेंगे। इस पर केजरीवाल के वकील ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब दिल्ली हाईकोर्ट बिना ऑर्डर कॉपी अपलोड हुए स्टे लगा सकता है तो सुप्रीम कोर्ट भी बिना हाईकोर्ट का आदेश आए उस पर रोक लगा सकता है। हालांकि अब केजरीवाल की जमानत याचिका पर 26 जून को सुनवाई होगी। चलिए अब आपको बताते हैं मार्केट अपडेट। बाजार में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी हुई है। सेंसेक्स निफ्टी नीचे से सुधरकर बढ़त पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 131 पॉइंट चढ़कर 77,341 पर और निफ्टी 37 पॉइंट चढ़कर 23,538 पर बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स की रिकॉर्ड क्लोजिंग, तो वहीं स्मॉल कैप शेयरों में दबाव देखने को मिला। डिटेल्स लेते हैं सुमित मेहरोत्रा से। तो सुमित, आज बाजार की बड़ी बातें बताएं।
देखिए, भारतीय बाजारों में आज शुरुआत तो गिरावट के साथ हुई थी, लेकिन लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी आते हुए दिखाई पड़ी। इंडेक्स में निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक सब में रिकवरी थी। मिड कैप इंडेक्स में अच्छी रिकवरी थी। हालांकि स्मॉल कैप इंडेक्स में रिकवरी के साथ रहा, लेकिन थोड़े बहुत वहाँ बिकवाली देखने को मिली। अच्छी खरीदारी थी आज सेलेक्टिव इंडिसीज में मिले। मिड कैप आईटी में चुनिंदा खरीदारी देखने को मिल रही थी, या फिर कह लीजिए कि बैंक्स में प्राइवेट बैंक्स कुछ हद तक पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। कुछ हैवी वेट चल रहे थे, ऑटो के सिलेक्टिव शेयर चलते हुए दिखाई पड़ रहे थे। होल्डिंग कंपनीज भी अंदर एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही थी। तो ऐसे ऐसे अलग अलग पॉकेट्स, सब पॉकेट्स के अंदर कामकाज हो रहा था। और आज भी ऑटो, एफएमसीजी, पीएसयू, ये तीन ऐसे इंडेक्स थे जो कि खरीदारी के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग थी मेटल स्पेस के अंदर, प्राइवेट पीएसयू बैंक्स के अंदर, जहां पे आप कह लीजिए थोड़ा बहुत बिकवाली का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। ओके, सुमित, ये भी जानना चाहेंगे किन शेयर्स में एक्शन दिखा और कहां सुस्ती रही? तो निफ्टी के टॉप गेनर्स में सबसे पहला नाम आपको दिखाई पड़ेगा आज M&M का, जहां पर अच्छी खरीदारी थी। 2.5% की तेजी। पावर ग्रिड 2% ऊपर रहा। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस 2% ऊपर। सन फार्मा करीब 2% का उछाल यहां देखने को मिला। गिरने वाले शेयरों में इंडसइंड बैंक, सिप्ला, अदानी पोर्ट और कोल इंडिया, जहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग या थोड़ी बहुत बिकवाली देखने को मिली। मिड कैप में ट्यूब इन्वेस्टमेंट 8% ऊपर रहा। एस्ट्रल 5% ऊपर रहा। JSW इंफ्रा में 4-4.5% की खरीदारी थी। CG पावर 3-3.25% के आसपास तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा F&O में मिड कैप गिरने वाले शेयरों में फैक्ट, लोअर सर्किट 10% का, PB फिनटेक 4% नीचे, मैक्स हेल्थकेयर 3% नीचे और सेल 3-3.5% के आसपास की बिकवाली यहां देखने को मिली। F&O में सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयरों में एस्ट्रल का नाम था, कमिंस, जुबिलेंट फूड, ट्रेंट, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर खरीदारी देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में आज सेल, कंटेनर कॉर्प, सन टीवी, RBL बैंक, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर थोड़ा बहुत प्रेशर आज के सत्र के अंदर बनता हुआ दिखाई पड़ा। शुक्रिया सुमित इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। वहीं बजट में कंजम्पशन बूस्ट के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, ये कहना है ASK हेड सॉल्यूशंस के CEO वैभव सांघवी का। इसके अलावा वैभव सांघवी ने डिफेंस और IT सेक्टर में निवेश स्ट्रैटेजी को लेकर भी सलाह दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बजट एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है। ये सेट करेगा कि डायरेक्शन की अगले 5 साल इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी रहेगी। PSUs की बात करें तो हम काफी टाइम से मेंटेन कर रहे हैं कि हम डिफरेंशिएट करेंगे 2 तरीके से। वन, कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ओरिएंटेड PSUs है, या दूसरी तरफ जो सिक्लिकलिटी ड्रिवन काइंड ऑफ PSU में जो रैली हुई है। हम फोकस करेंगे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के के साइड। हमें ये एक सेक्टर टर्न अराउंड सेक्टर लगता है जहां पे हमें कंफर्ट है वैल्यूएशंस का। सेकेंड, हमें लगता है कि बिजनेस मोमेंटम और बिजनेस में बॉटमिंग आउट दिख रही है। अगर हम कमेंट्री भी देखते हैं, काफी मैनेजमेंट की मीटिंग्स में भी देखते हैं, तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि एटलीस्ट बिजनेस बॉटम आउट हो चुके हैं और यहां से कितनी देर पे रिकवरी होगी वो देखना पड़ेगा। आने वाला दशक भारत का है और अदानी ग्रुप का बेस्ट आना अभी बाकी है। अदानी एंटरप्राइजेस की 32वीं AGM में गौतम अदानी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि जल्द भारत दुनिया की सबसे बड़ी मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी बनेगा। By the end of this decade, our nation is set to become the world's 3rd largest economy. And given our demographic dividend, we are well on our way to being the largest middle class that the world will ever witness. Adani Power's operating capacity increased by 12% to 15,250 megawatt. With the commissioning of a 1600 megawatt transnational ultra supercritical thermal power plant at Godda. This makes the first power plant in India to export all its power to a neighboring nation. सरकार ने गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगा दी है। नई स्टॉक लिमिट आज से ही लागू होगी। सरकार को उम्मीद है कि इससे व्यापारी गेहूं खुले बाजार में बेचने के लिए मजबूर होंगे और दाम कम करने में मदद मिलेगी। क्या है पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं असीम मनचंदा के पास। तो असीम, बताएं क्या जानकारी है आपके पास।
इस साल गेहूं का उत्पादन 112 मिलियन टन होने का अनुमान है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 266 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदारी ऑलरेडी कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद बाजारों में दाम लगातार बढ़ रहे थे। पिछले एक साल में दामों में बढ़ोतरी 5.5% दर्ज की गई। सरकार को लग रहा था कि कहीं बड़े ट्रेडर्स जो है इसके अंदर होर्डिंग कर रहे हैं, जमाखोरी कर रहे हैं, तो ऐसे में सरकार ने गेहूं के ऊपर स्टॉक लिमिट लगाने का फैसला किया है। जो बड़े ट्रेडर्स हैं, होलसेलर्स हैं, उनके लिए लिमिट 3000 मीट्रिक टन रखी गई है, जबकि जो छोटे रिटेलर्स हैं या प्रोसेसर हैं उनके लिए 10 टन की लिमिट रखी गई है। तो ये नई लिमिट आज से ही लागू हो जाएगी। सरकार ने इन्हें 30 दिन का वक्त दिया है कि अपना जितना भी स्टॉक इन्होंने रखा है इसको लिक्विडेट कर दें, इसको खुले बाजार के अंदर बेच दें। तो सरकार को उम्मीद है कि इससे आने वाले दिनों में दामों में कमी आएगी। लेकिन सरकार का ये भी कहना कि उनके पास सारे विकल्प खुले हुए हैं। गेहूं के ऊपर अभी फिलहाल 40% की ड्यूटी लगती है, आने वाले दिनों में सरकार उसमें भी कटौती कर सकती है। तो सरकार का इरादा साफ है। सरकार का कहना है ना हम जमाखोरी होने देंगे और ना ही हम महंगाई बढ़ने देंगे। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं तूर और चना दाल पर स्टॉक लिमिट लगाने का असर दिखने को मिल रहा है। दालों के दामों में कमी आ रही है। साथ ही मॉनसून के आने से पहले आलू, प्याज और टमाटर के दाम भी जल्द कम होने की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। कंज्यूमर अफेयर सचिव निधि खरे से बातचीत की है हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। तूर दाल पर और चने की दाल पर स्टॉक लिमिट आती दिखी, प्राइस कम होंगे आपको लगता है? ऑलरेडी प्राइसेस कम हुए हैं और हम देख सकते हैं कि जो होलसेल प्राइसेस हैं उसमें 50 से 200 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट आई है। तो इसमें जो होर्डिंग करते हैं या जो कालाबाजारी करते हैं उन सभी पर एक तरह से कार्रवाई होगी और इसी से प्राइसेस भी जो अनावश्यक रूप से बढ़े हुए थे वो भी कम होंगे। आलू, टमाटर और प्याज तीनों के दामों में बढ़ोतरी आती हुई देखी है। सरकार कुछ कदम उठाएगी उसके लिए? जैसा कि मैंने कहा कि ये जो हीट वेव थी इस साल सभी लोगों ने महसूस किया होगा कि बहुत हाई टेम्परेचर चल रहा था और यहाँ तक कि रात में भी चल रहा था। तो ये जो एल नीनो का इफ़ेक्ट है उसने सभी पैदावार, सभी तरह की, चाहे वो सीरियल्स हो या सब्ज़ी हो, इन सभी पर अपना दुष्प्रभाव देखा है। जैसे ही मॉनसून आया और एक अच्छी वर्षा चूँकि इसका पूर्वानुमान है तो निश्चित रूप से सब्जियों पर भी इसका एक अच्छा प्रभाव होगा। हरी सब्जियां चूँकि मार्केट में नहीं आ रही थी, इस कारण से अधिक लोग आलू पर डिपेंडेंट थे और इसके कारण से उस पर जो डिमांड था वो बहुत हाई था, जिसके कारण प्राइसेस बढ़े हुए थे। लेकिन जैसे जैसे हरी सब्जियां मार्केट में आना शुरू हो जाएंगी वैसे वैसे आलू की भी कीमतें स्थिर हो जाएंगी और कम हो जाएंगी। बजट के लिए तैयारियां जोरों पर है। लगातार प्री बजट बैठकों का सिलसिला जारी है। आज वित्त मंत्री ने ट्रेड और लेबर यूनियन के साथ बातचीत की है। यूनियन ने वित्त मंत्री के साथ ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने और मनरेगा में एलोकेशन बढ़ाने की मांग की है। इस खबर पर डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, ये बताएं, जो ट्रेड यूनियंस की तरफ से विश लिस्ट वित्त मंत्री के सामने रखी गई है, क्या बड़ी बातें हैं उसमें? देखिए, विश लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन जो भारतीय मजदूर संघ की तरफ से जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव आए थे उनका साफ तौर पे कहना था कि ओल्ड पेंशन सिस्टम को लगाना चाहिए और न्यू पेंशन स्कीम को खत्म किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मनरेगा का एलोकेशन बढ़ाया जाना चाहिए ताकि अभी जो 100 दिन की गारंटीड रोजगार मनरेगा के तहत मिलता है उसको बढ़ाकर 200 दिन किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो पेंशन है, पेंशन जो लास्ट रॉन सैलरी होती है उसका 50% सैलरी होनी चाहिए। ये सब कुछ बातें भारतीय मजदूर की तरफ से संघ की तरफ से कही गई। लेकिन जो दूसरे जो लेफ्ट एंड कांग्रेस सपोर्टेड जो ट्रेड यूनियंस है उनकी तरफ से जो मांगों की लिस्ट थी वो काफी लंबी थी। उनकी तरफ से कहा गया कि पर्सनल टैक्स में कटौती की जानी चाहिए, साथ ही साथ वेल्थ टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स को लागू करना चाहिए। इसके अलावा जो सरकारी कंपनियों में खाली पद पड़े हैं उनको भरना चाहिए और अग्निवीर जैसी जो योजनाएं हैं इनको तत्काल खत्म करना चाहिए। तो ये तमाम जो बातें हैं वो ट्रेड यूनियन की तरफ से रखी गई हैं और लेबर कोड को खत्म करने और जो सरकारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन चल रहा है इन सब मुद्दों को भी वित्त मंत्री के सामने रखा ट्रेड यूनियंस ने। चलिए, शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आपको बताते हैं रूस से आ रही एक बड़ी खबर। रूस एक बार फिर वहां पर आतंकी हमला हुआ है। रूस में 3 शहरों में आतंकियों ने कहर बरपाया है। दक्षिणी प्रांत के दागिस्तान में आतंकियों ने 2 चर्च, पूजा घर और पुलिस पोस्ट पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की है। इस हमले में 15 पुलिसकर्मी समेत कई लोगों की मौत हो गई है। वहीं 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं 4 आतंकी भी इसमें मारे गए हैं। इस घटना के बाद रूस के कई शहरों में हाई अलर्ट है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का सुपर 8 का 11वां मुकाबला खेला जाना है। दोनों के बीच ये मुकाबला सेंट लूसिया के डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। भारतीय टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने के नजरिए से मुकाबला काफी अहम है। हालांकि इस मैच पर बारिश का साया भी मंडरा रहा है। ऐसे में अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाला ये मैच बारिश की वजह से रद्द हो जाता है तो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया जाएगा। इसी के साथ टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। तो चलिए, मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।